हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? हेलो हेलो हेलो, हाय यशिका, हाय आदिक, हाय जानवी, हेलो डॉक्टर सीजल, क्या हाल चाल है? हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो मधुश्री, हेलो बीटीएस बिहाइंड द सीन्स, आज बिहाइंड द सीन्स भी आए हैं। हेलो कार्तिक, हेलो डॉक्टर अंकुश, शिवम, तनीषा, शुभ लक्ष्मी, जानवी अगेन, काजल, वेदिका, डेजी, हेलो हेलो, वेलकम 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 वेलकम। आ जाइए सभी लोग क्लास में। शुभम, अलीशा, मीनाक्षी, और कौन कौन आ गया है? अभिनव, उषा, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो 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 एवरीवन, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ सब लोग। हेलो 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 सबको। चलो चलो चलो, एक बार अगर सब लोग आ गए हो, एक बार अगर सभी लोग आ गए हो, सारे बच्चे आ गए हैं, तो बहुत जल्दी से सब लोग अपने अटेंडेंस को लगा दो। बहुत जल्दी से सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दो। और अटेंडेंस लगाने का तरीका पहली क्लास में बताया था, अगर याद है पहली क्लास का तरीका, तो बहुत जल्दी से सब लोग अटेंडेंस लगा दो अपने, बहुत जल्दी से अटेंडेंस लगा दो एवरीवन। यस, अटेंडेंस लगाने का तरीका क्या है? अटेंडेंस लगाने का तरीका है, जल्दी से अटेंडेंस लगाने का तरीका है, वो क्या है? ए बी बी सी सी, और इसके साथ ध्यान रखेंगे, इसके साथ अपन ध्यान रखेंगे एक रेड कलर का हार्ट अगर बन सके तो, नहीं बन पाए तब भी कोई बात नहीं। ये है, ये जल्दी से जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, जल्दी से ऐसा लिख के अटेंडेंस लगा दो, मतलब आप लोग आ गए हो और फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एवरीवन, जल्दी से एवरीवन, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो सब लोग। यस यस यस, बहुत बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलो चलो चलो, आई थिंक सब लोग आ गए हैं, आई थिंक सब लोग आ गए हैं। तो आई वेलकम यू टू द लेक्चर नंबर 3 फॉर द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो 1 और 2 लेक्चर अपने हो गए हैं। ज़ूलॉजी में आज लेक्चर नंबर 3 में बच्चों पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। पहला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। ये अपना आज पहला स्टेप हो जाएगा, मतलब पहला थ्योरी हो जाएगा, पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो अब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक हो जाएगा कौन सा? वो टॉपिक हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो सेकेंड टॉपिक हो जाएगा दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। अब बात करें अपन तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा इंस्पायरेशन। तीसरा टॉपिक इंस्पायरेशन, चौथा टॉपिक एक्सपायरेशन, चौथा टॉपिक एक्सपायरेशन। तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक जो है, ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। तो पहला है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, टॉपिक 1। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, टॉपिक 2। तीसरा इंस्पायरेशन और चौथा एक्सपायरेशन। अच्छा एक चीज बच्चों, आपको ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड नहीं लिखने, हर बार ये चीजें नहीं लिखनी है। इसके बाद वाली स्लाइड से जो चीजें आएगी वो आप लिखोगे। तो हर बार हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड बताएंगे, आप उसको कॉपी में नोट डाउन पे मत लिखते चलो, बस ये आइडिया कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए है, ठीक है? चले चले स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें हम लोग। क्या हम लोग रेडी है स्टार्ट करने के लिए? ईसीजी, ईसीजी पढ़ के मतलब इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीछे वाली क्लास से आ रहे हैं। 1.0 वाले, 1.0 वाले कितने लोग हैं इसमें? एक बार जल्दी से बता दो। 1.0 1.0 लिख दो, पता चल जाएगा कितने लोग 1.0 से हो। जल्दी से 1.0 वाले कितने लोग हो? ये तो 2.0 की क्लास है ना। 1.0 के कितने लोग हो इसमें? जल्दी से बता दो, जल्दी से 1.0 वाले कितने लोग हो? 1.0 लिख दो एक बार जल्दी से, जितने लोग भी 1.0 से हो एक बार जल्दी से। यस, कुछ बच्चे आए हैं। यस, अच्छा 1.0 के काफी बच्चे हैं इसमें,
1.0 के काफी बच्चे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, तो सारे बच्चे अपने ही हैं, कोई लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। 1.0 ना 2.0, ये नहीं स्टार्ट करना 1.0 वर्सेस 2.0, सभी मिशन जीत के बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि जो हमारा पिछली क्लास में जो बताए थे, एक बार थोड़ा सा उसको समझ लो, फिर यहां पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि देखो ये था डायफ्राम। अब इस पे रील मत बना देना इस बार ना, कुछ लोग तुरंत रील बना देते हो, रील नहीं बनाना इस पे, ठीक। हम केवल समझा रहे हैं, कोई गाना नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक, सिर्फ पढ़ना है ध्यान से। तो ये देखो, ये है डायफ्राम, ये जो चीज है ना, ये है डायफ्राम, बीच में डायफ्राम होता है। डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी है उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हो। डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी को थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी। ये बात क्लियर है? फिर से, डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी को थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी। ये बात क्लियर है? पिछले क्लास में देखे थे। अब ये जो थोरैसिक कैविटी होता है, इससे क्या क्या चीज इसमें है, कैसे बना हुआ है ये, तो थोरैसिक कैविटी में क्या क्या चीज है वो थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, थोरैसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है। देखो हम यहां लिख देते हैं कि जो थोरैसिक कैविटी है, देखो जो थोरैसिक कैविटी है बच्चों, थोरैसिक कैविटी जो है ये कैसा है, सर ने क्या बताया, ये एक एयर टाइट चेंबर है। ये कैसा है, थोरैसिक कैविटी कैसा है, ये एक एयर टाइट चेंबर है, एयर टाइट चेंबर है ये। थोरैसिक कैविटी क्या है बच्चों, थोरैसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है। बढ़िया बढ़िया है, एयर टाइट चेंबर है। देखो थोरैसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है। अब ये एयर टाइट चेंबर किससे किससे मिलके बना है, बस ये थोड़ा समझ लेते हैं। जो थोरैसिक कैविटी एयर टाइट चेंबर है बच्चों, ये किससे किससे मिलके बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो पहली चीज, कुछ बातें याद रखोगे। अगर हम ऐसे सामने खड़े हैं तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे वेंट्रल। ये जो सामने वाला रीजन, इसको क्या बोलोगे, वेंट्रल, जो सीधे सीधे आ रहा है। जो पीछे की तरफ वाला है, ये वाला जो पीछे की तरफ रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलोगे डॉर्सल। फिर से, जो सामने वाला रीजन, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वेंट्रल। और जो ये पीछे वाला रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसको बोलोगे डॉर्सल। अच्छा, ये जो साइड वाला रीजन है, जो पूरा साइड वाला रीजन है, इसको बोलोगे लेटरल। इसको क्या बोलोगे, लेटरल। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको लोअर साइड। चार हिस्से हैं। सबसे पहले ये वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, साइड में जो पूरा है ये है लेटरल, और नीचे की तरफ लोअर साइड, ठीक। अब हम इसको चीज को मेंशन कर ले रहे हैं कि थोरैसिक कैविटी जो है, थोरैसिक कैविटी, ये देखो वेंट्रली किसका बना हुआ है, पहली चीज, थोरैसिक कैविटी वेंट्रली किसका बना हुआ है। फिर थोरैसिक कैविटी डॉर्सली किसका बना हुआ है, थोरैसिक कैविटी वेंट्रली किसका बना हुआ है, डॉर्सली किसका बना हुआ है। इसके बाद लेटरली किससे बना हुआ है, लेटरल साइड में किससे बना हुआ है, और लास्ट लोअर साइड में किससे बना हुआ है। चार अलग अलग पोजीशंस है जो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चार अलग अलग पोजीशंस है जो ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन सी पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन है। पहली चीज है वेंट्रली, पहली पोजीशन है वेंट्रली किसका बना हुआ है। दूसरी पोजीशन है डॉर्सली, डॉर्सली किसका बना हुआ है, ठीक है। तीसरी पोजीशन है लेटरली, लेटरली किसका बना हुआ है। और चौथी पोजीशन है लोअर साइड, लोअर साइड किसका बना हुआ है। ये चार पोजीशन है कहां पे, ये चार पोजीशन कहां पे है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो ध्यान रखना, ये जो वेंट्रली है सामने की तरफ होता है स्टर्नम। ये बच्चों यहां पे एक बोन होता है, जैसे ये रिब्स होती है ना, ये अपनी रिब्स होती है, तो ये रिब्स जब सामने से आके जुड़ती है जिस बोन से, उस बोन का नाम है स्टर्नम। रिब्स सामने जिस बोन से आके जुड़ती है, आप फील करो, आप पढ़ते पढ़ते ना यहाँ पे ऐसे फील करो, यहाँ पे आप फील करो, आपको एक बोन समझ में आएगी, बीच में एक बोन है, उस बोन का नाम क्या है, उस बोन का नाम है स्टर्नम। सामने एकदम होती है, जैसे वो देखा पूरा ऐसे रिब केज होता है, रिब केज में जो ये सामने की तरफ ऐसे बोन होती है, इसको नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो वेंट्रली होता है थोरैसिक कैविटी, वेंट्रली फॉर्म्ड बाय, थोरैसिक कैविटी वेंट्रली फॉर्म्ड बाय, वेंट्रली ये किससे बना हुआ है,
ventrally formed by, ventrally ध्यान रखेंगे, formed by sternum, इस बोन का नाम याद रखेंगे, जो सामने की तरफ बोन है इसका नाम क्या है, स्टर्नम। पहली बार नाम आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत देगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो सामने की तरफ जो बोन है इसका नाम क्या है, स्टर्नम। एकदम क्लियर है। अच्छा, अब ये डॉर्सली, पीछे की तरफ क्या होता है, डॉर्सली फॉर्म्ड बाय, डॉर्सली फॉर्म्ड बाय, पीछे की तरफ जो ये इस साइड जो होता है ना पीछे की तरफ, ये डॉर्सली, इसमें होता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली तो है स्टर्नम, और पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट, लेटरली, साइड में क्या होता है, साइड में बच्चों होता है रिब्स। साइड में क्या चीज होता है, रिब्स। तो लेटरली जो है ये फॉर्म्ड बाय, लेटरली फॉर्म्ड बाय, लिटरली फॉर्म्ड बाय रिब्स, लेटरली इसमें रिब्स होता है। और लोअर साइड किससे बना होता है, लोअर साइड नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ बच्चों इस तरीके के कुछ शेप का डायफ्राम होता है, इस तरीके का शेप का कुछ डायफ्राम होता है, इसको डोम शेप बोलते हैं। जैसे ये वाला जो शेप है ना, ये वाला जो शेप है इसको डोम शेप बोल सकते हो। तो इस तरह की शेप में क्या चीज प्रेजेंट होता है, इस तरह की शेप में प्रेजेंट होता है क्या, डायफ्राम। तो लिख लेते हैं लोअर साइड फॉर्म्ड बाय, लोअर साइड फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय, लोअर साइड किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। तो इस तरीके से अपना क्या बनता है, अपना थोरैसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर बनता है। हमने क्या बोला अभी तक, थोरैसिक कैविटी, जो ये वाली ऊपर वाली कैविटी है, ये ऊपर वाली कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है, पूरी तरीके से पैक है। कैसे बनी हुई है, अगर बात करें वेंट्रली तो स्टर्नम होता है, लेटरली बात करें तो रिब्स होता है, डॉर्सली बात करें तो डॉर्सली होता है वर्टिब्रल कॉलम, और लोअर साइड की बात करें तो डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सिंपल सी चीज है। डायफ्राम का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, डायफ्राम खुद में डायफ्राम है, ये नाम है, मसल है, इस मसल का नाम डायफ्राम है। ठीक है, लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको बच्चों। अगर हो जाए तो होने के बाद, वह तरीका सबको पता है, होने के बाद लिखना है स्वाहा। अगर इस स्लाइड आपने लिख ली, जल्दी जल्दी साथ साथ लिख लो, और अगर लिख लिया तो जल्दी से स्वाहा लिख दो, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलेंगे। जल्दी 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 जल्दी, क्या बातें चल रही है, स्टर्नम होगा, सही है, स्टर्नम है, स्टर्नम, इसको सही कर लो। डॉर्सली फॉर्म्ड बाय, सॉरी वेंट्रली फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया, हो गया, आगे चले, चलो डन डन, ये चीज हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है बच्चों, अच्छा इसके पहले एक चीज, इसके पहले एक चीज समझ लो, इसके पहले एक चीज और समझ लो, इसके पहले एक चीज समझ लो। हम लोग डायरेक्टली, एक बात समझ लेना, हम लोग डायरेक्टली जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है ना उसको पल्मनरी वॉल्यूम बोल रहे थे, जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है उसको क्या बोल रहे थे, पल्मनरी वॉल्यूम। तो हम लोग डायरेक्टली पल्मनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, हम लोग थोरैसिक वॉल्यूम, जो थोरैसिक कैविटी है उसमें चेंज ले आते हैं, और उसकी वजह से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम चेंज होता है, पल्मनरी वॉल्यूम चेंज होता है। क्या डायरेक्टली पल्मनरी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग किसको चेंज करेंगे, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को, और उससे पल्मनरी वॉल्यूम चेंज होगा। ये बात क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। यहां एक लाइन लिख लेते हैं, यहां एक लाइन लिख लेते हैं, वो लाइन क्या है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली, वी कैनॉट डायरेक्टली, वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम। ऑल्टर का मतलब चेंज होता है। वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम, वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम, वी कैनॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मनरी वॉल्यूम, कॉमा, एनी चेंज, any change in thoracic, in
एनी चेंज, याद रखेंगे, वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में अगर कोई चेंज आया, एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी इज रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी कैविटी, वो पल्मोनरी कैविटी में दिखने लगता है, इज रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी, is reflected in pulmonary cavity, is reflected in pulmonary cavity। मतलब पल्मोनरी कैविटी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में थोरेसिक कैविटी है, तो हम लोग थोरेसिक कैविटी में चेंज लाएंगे जिससे अंदर पल्मोनरी कैविटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन जरूर लिख लेना, ये लाइन जरूर लिख लेना, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, इस लाइन को याद रखना कि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, हम लोग थोरेसिक कैविटी में चेंज ले आते हैं, जो थोरेसिक कैविटी का चेंज पल्मोनरी कैविटी में दिखाई देता है। ठीक है, चलो चलो चलो, डन हो गया ये चीज, चलो ये चीज हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आगे पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। हमारा जो पहला हेडिंग है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, ये हमारा पहला हेडिंग है, तो अब वही पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग क्या डाल देते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। और ये स्टेप्स इस साल का जो क्वेश्चन था ना नीट का, वो इसी से आ गया था। इस साल का जो नीट का क्वेश्चन था वो अभी 2026 वाला, जो अभी री नीट से पहले वाला जिसका पेपर लीक हो गया था, वो वाले पेपर का क्वेश्चन जो है वो ये वाला था, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, यहीं से आया था। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। चलो हम लोग ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। चलो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कितने स्टेप्स है इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपने 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। अपने कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप जो है उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे, देखो पहले बारी बारी सारे स्टेप्स लिख लेते हैं फिर उसको डायग्राम से समझते हैं। पहला स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला स्टेप को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये है स्टेप 1। स्टेप्स इन्वॉल्व विद रेस्पिरेशन में स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में स्टेप 1 क्या है ये देख लेते हैं। हाँ, स्टेप 1 होता है बच्चों पल्मोनरी वेंटिलेशन, यहां लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है इसको समझाते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस अंदर ले आते हैं और अंदर से CO2 रिच को बाहर रिलीज करते हैं। इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। लंग्स के अंदर ये वेंटिलेशन मतलब चेंज हो रहा है, क्या कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले आ रहे हैं और अंदर से CO2 जो बन गया ज्यादा उसको बाहर रिलीज कर रहे हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यूरिंग विच, पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, during which atmospheric air is drawn in, atmospheric air is drawn in मतलब उसको अंदर लाया जाएगा, and CO2 rich alveolar air, and CO2 rich alveolar air, and CO2 rich alveolar air is released out, CO2 rich alveolar air is released out। बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ले आएंगे और अंदर से जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर बन गई है उसको बाहर रिलीज करेंगे। ये है स्टेप 1 इन रेस्पिरेशन। अब बारी है स्टेप 2 की।
स्टेप 2 यहां लिख लेते हैं, स्टेप 2 में क्या होगा, पहले ये सारी चीजें लिख लें, फिर इसको हम लोग डायग्रामेटिक भी देखेंगे, ठीक है। स्टेप 2, देखो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में बच्चों समझ लो क्या होता है। स्टेप 2 में आप देखो लंग्स तक एयर आ गई, अब लंग्स से एयर एक्सचेंज होगी, कहां से, लंग्स से आएगी ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से जो CO2 बन गया है वो आ जाएगा किसमें, लंग्स में आ जाएगा। इसको स्टेप 2 को ऐसे बोल सकते हो कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलाई। अब इसको हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे। तो स्टेप 2 क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है उसके अराउंड कैसा होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3। टोटल 5 स्टेप्स हम लोगों को पढ़ने हैं। अब आ जाएगा स्टेप नंबर 3, ये। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, देखो स्टेप नंबर 3 में देखो क्या होगा। अब यहां पे क्या हुआ कि देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया अक्रॉस एल्वियोलाई में। अब तीसरे स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड जो है वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। अभी इसको हम लोग डायग्रामेटिक भी देखेंगे, तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है स्टेप नंबर 4। कौन रिकॉर्डिंग क्लास बोल रहा है, कौन है ऐसा जो रिकॉर्डिंग क्लास बोल रहा है? हाँ बच्चों, ये रिकॉर्डिंग ही क्लास है, तुम लाइव देख रहे हो, तुम्हारा कमेंट देख के हम बता रहे हैं और ये रिकॉर्डेड भी हो जाएगा। वाह वाह शर्मा जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाएगा स्टेप नंबर 4, अब आ जाएगा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 देखो क्या है यहाँ पे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ध्यान से देखो क्या है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसके बाद जो स्टेप है वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 बिटवीन किसके किसके बीच में, ये बिटवीन होता है, ठीक है, ये जब लिखेंगे तो बिटवीन है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। ये है स्टेप नंबर 4। और फाइनली स्टेप नंबर 5, आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब जो ऑक्सीजन सेल को मिल जाएगा ना, वो ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज करेगा। अभी ये सब कुछ बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ अभी डायग्राम से देखने जा रहे हैं, अभी केवल लिख रहे हैं हम इसको, ठीक, फिर डायग्रामेटिक समझाते हैं। तो स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप पे 5 में होगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स। क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन मिला है उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। अभी सारे वर्ड्स को समझाते हैं। फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस, फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट release and resultant release of CO2 and resultant release of CO2।
इसकी वजह से CO2 रिलीज हो जाएगा। इसी को बच्चों हम लोग एक नाम देंगे, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसको एक नाम दे सकते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको नाम क्या दे सकते हो, इसको नाम दे सकते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली में ये वाला कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सॉरी। तो टोटल कितने स्टेप है रेस्पिरेशन में? 5 स्टेप्स है रेस्पिरेशन में, और ये पांचों स्टेप यहां पे लिखे हुए। पहली चीज को सीक्वेंस में ध्यान रखोगे, मतलब सबसे पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और लास्ट वाला ये होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारे स्टेप्स को लिख लो। एक बार जल्दी से ये सारे स्टेप्स को लिख दो। इसको लिखने के लिए हम एक टाइम दे दे रहे हैं, और वो टाइम सबको कितना दे दे रहे हैं? वो टाइम दे दे रहे हैं हम 2 मिनट का। जल्दी से टाइमर लगा दिया है। 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें लिख लो, जो भी चीजें लिखी हुई है, फटाफट। ब्लर है? कहां से ब्लर है? सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है चीजें जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है बच्चों, हाई से लो की तरफ जाती है। जैसे परफ्यूम लगा के आते हो, तो परफ्यूम जब लगाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और जब रूम में जाते हो तो वहां कॉन्सेंट्रेशन लो, वो फैल जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना, यही डिफ्यूजन है। जल्दी से लिख लो। टाइमर लगा हुआ है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा स्लो लेके चल रहा है लेक्चर, क्योंकि आपके लिए नया है। थोड़ा स्पीड डेवलप कर लो, फिर तेजी लिखा करेंगे। ठीक है, हाँ, लिखते चलो। हम तुम लोग के कमेंट सब तक पढ़ते चलते हैं, लिखते चलो। बढ़िया, लिख लिया है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वेट कर लो, और अपने भाई बहन का थोड़ा सा वेट कर लो, वो लोग भी लिख लो। साइड हट गए, गुस्सा मत हो, लिख लो। कैटाबोलिक का मतलब बताते हैं, कैटाबोलिक का मतलब हम बताते हैं। कैटाबोलिक का मतलब बता रहे हैं, अभी रुक जाओ। बढ़िया। हो गया है। सारा बताएंगे, अभी रुक जाओ, सारा ही बताएंगे, कुछ नहीं रुकेंगे। बस 2 मिनट होने वाला है। थैंक यू, तुम भी बहुत स्वीट हो। जल्दी लिख लो। हो गया? कितना टाइम बाकी? थोड़ा सा समय और बाकी है। डन, बहुत बढ़िया। भाई बहन ना बोलो, ठीक है, नहीं बोल रहे तुम्हारे भाई बहन नहीं। चलो, डन हो गया, ये नोट्स हो गया। अच्छा, इस चीज को ना बच्चों हम लोग डायग्राम से देखते हैं। ये जो सारा चीज है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम से देखते हैं, ये पांचों स्टेप। अब उसके लिए ना एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, उस रफ डायग्राम से हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे पहले इधर एल्वेलाई बना लेते हैं। ये मान लो कि ये हो गई एल्वियोलाई। ये जो चीज है, ये है क्या? एल्वियोलाई। यहां लिख देते हैं, ये है एल्वियोलाई। ठीक है, ये बना दिया हमने एल्वियोलाई, मान लो। अब एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स, रुको, पहले ऐसा करते हैं, पहले हार्ट बना लेते हैं। हार्ट ऐसे रफ सा हार्ट बना लेते हैं। ऐसा हार्ट होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए ऐसा हार्ट बना लेते हैं, ऐसा बढ़िया सा। ये लो, ये हो गया क्या? रुक जाओ, थोड़ा सा डायग्राम को शिफ्ट कर लेते हैं इधर की तरफ, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं बढ़िया से, ये। और थोड़ा सा इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया एल्वियोलाई, ये हो गया हार्ट। हार्ट में ऐसा करते हैं कि चेम्बर बना लेते हैं, हार्ट में चेम्बर बना लेते हैं। ऐसा मान लेना है कि ये हार्ट है, इसमें चेम्बर में ये है क्या? इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट, इस साइड वाले को बोलते हैं राइट। तो लेफ्ट एट्रियम, रुको एक सेकंड, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब यहां पे बना लेते हैं टिश्यू। इधर बना लेते हैं क्या? इधर बना लेते हैं, रुको, टिश्यू में ग्रुप ऑफ
सेल्स बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग टिश्यू बोल देते हैं। देखो ये क्या चीज है? ये है हार्ट। ये बक्सा जो है ना, इसको हार्ट मान लेना है, ठीक है, मान लेना। ऐसा हार्ट होता नहीं है लेकिन मान लेना समझने के लिए। और ये क्या है? ये है टिश्यू। ये है क्या? टिश्यू, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि ब्लड जो है ना, ब्लड जो है बच्चों, ब्लड इधर से आ रहा है, एल्वुलाई से ऐसे होते हुए इधर आ रहा है, इधर आ गया ब्लड, ठीक है। फिर इसके बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर वो इधर से ट्रेवल करते करते इधर तक पहुंचेगा, ठीक है। अब यहां से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किसके पास? किसके पास जाएगा? राइट एट्रियम के पास जाएगा, और इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और फाइनली ये पहुंच जाएगा एल्वुलाई के पास जहां पे ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, रुको इसको भी थोड़ा सा वैसा बना लेते हैं कि ये देखो, ये एक सेकेंड, ये जो है ये टिश्यू, और इसको भी इधर, इसको भेज देते हैं किसके पास? इसको, एक सेकेंड, ये जो है बढ़िया ब्लड लेके टिश्यू को दे रहा है, ठीक। अब ठीक है, देखो तो ये हो गया हार्ट, ये हो गया टिश्यू, और ये हो गई एल्वुलाई। अब इसमें देखो अलग अलग स्टेप्स हम लोग पढ़े थे, इसमें अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे। तो जो पहला स्टेप है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला स्टेप जो है उसको क्या बोलोगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता क्या है कि बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, बाहर से एटमॉस्फेरिक अंदर आएगी, और अंदर से CO2 रिच जो एयर है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाहर से अंदर आ रहा है, ये कौन आ रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर जो है ये बाहर से अंदर आ रही है, और अंदर से बाहर क्या चीज रिलीज हो रहा है? एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर, और इस एल्वियोलर एयर में ज्यादा क्या है? ये CO2 रिच है, CO2 ज्यादा है इसमें, CO2 रिच एल्वियोलर एयर बाहर रिलीज हुई। तो ये जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। ये जो है यहां पे जो चीज हो रही है ये होगी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है एल्वुलाई के अंदर, और एल्वुलाई से CO2 रिच एयर बाहर रिलीज हो रही है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 2 में देखो ध्यान से क्या होता है। यहां से CO2 इधर चला जा रहा है, यहां से CO2 जो है वो इधर चला जाएगा, और यहां का जो ऑक्सीजन है वो यहां पे आ जाएगा। देखो यहां ऑक्सीजन जो है इधर आ जाएगा और CO2 इधर एल्वुलाई वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलाई हो रहा था। अब डिफ्यूजन क्यों हो रहा था? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हो गया। यहां पे CO2 ज्यादा था, यहां कम था, तो CO2 इधर से इधर चला गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हो गया। तो ये हमारा होता है स्टेप नंबर 2। ये जो चीज है इसको बोलोगे स्टेप नंबर 2। ये कहलाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, दोनों स्टेप क्लियर है। पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन हो गया। अब ऑक्सीजन तो आ गया, सॉरी ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन यहां पे आ गया। अब ऑक्सीजन यहां से ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन यहां से ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन इस ब्लड के थ्रू यहां पे ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करते करते लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, फिर आगे ट्रेवल करेगा, फिर आगे ट्रेवल करेगा, और आगे ट्रेवल करते करते ऑक्सीजन कहां तक पहुंच गया? टिश्यू तक पहुंच गया। तो ये जो है ये स्टेप नंबर 3 अपना हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ये ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है गैसेस का, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। यहां पे होता है अपना क्या? स्टेप नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब ये गैसेस यहां जब ट्रांसपोर्ट हो गई तो एक बार फिर से यहां पे डिफ्यूजन होगा। अब ये डिफ्यूजन कैसा होगा? यहां से ऑक्सीजन इधर से टिश्यू के पास आ जाएगा, ऑक्सीजन यहां से टिश्यू के पास आ जाएगा, और टिश्यू लगातार क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हुआ तो इससे CO2 बनता है, तो CO2 इधर से इधर आ जाएगा।
CO2 इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर ऑक्सीजन आएगा और इधर से इधर CO2 जाएगा। इसका मतलब यहां से जो ब्लड जा रहा है, यहां से जो ब्लड जा रहा है, इधर से जो ब्लड जा रहा है, इसमें क्या चीज है, देखो इधर से होते हुए फिर इधर आएगा, फिर इधर से होते हुए ये ऊपर जाएगा, इधर से होते हुए इधर जा रहा है। तो यहां से जो ब्लड जा रहा है इसमें ज्यादा क्या है, CO2 ज्यादा है, इसीलिए ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, और इधर ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए रेड कलर से जा रहा है। तो यहां पे अपना हो जाता है स्टेप नंबर 4, इस जगह पे कुछ हो जा रहा है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू में मतलब ब्लड से ऑक्सीजन गया टिश्यू के पास और टिश्यू से CO2 गया ब्लड वेसल्स के पास। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया स्टेप नंबर 4। और फाइनली स्टेप नंबर 5 होता है टिश्यू वाली लोकेशन पे, यहां पे होता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, अब टिश्यू को ऑक्सीजन गैस मिल गई, अब टिश्यू क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा इस ऑक्सीजन का अपने कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन वाला रिएक्शन, जो भी हम लोग आगे देखने भी जा रहे हैं। तो उस ब्रेक डाउन रिएक्शन की वजह से इसको एनर्जी मिलती है और इससे जो CO2 बनेगा वो यहां पे चला आएगा। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5। टोटल इतने स्टेप से अपने रेस्पिरेशन में, इसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। पहले है स्टेप नंबर 1, आई थिंक क्लियर है, जिसको पल्मनरी वेंटिलेशन बोल रहे हैं। दूसरा है स्टेप नंबर 2, जिसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। फिर है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 का मतलब है, स्टेप नंबर 4 का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल या ब्लड एंड टिश्यू। और पांचवा स्टेप है, पांचवा स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये 5 स्टेप अपने, 5 स्टेप जो अपने हैं ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और वो यहां पे दिखाए गए हैं। जल्दी से पांचों स्टेप के डायग्राम को बना लो। इसके लिए भी रुको, टाइम दे देते हैं, इसके लिए भी टाइम दे देते हैं, इसके लिए भी टाइम दे देते हैं। और इसके लिए जो टाइम देंगे वो फिर से 2 मिनट ही देंगे। जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड इससे डेवलप होगा आपका, धीरे धीरे ये टाइमर हटा देंगे, बट शुरू में इसलिए ताकि आपके स्पीड डेवलप हो जाए। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से बना लो, 2 मिनट का समय है। जल्दी से बना लो। फिर हम ना एक चीज बता देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला चीज बता देंगे। ये कैटाबॉलिक क्या होता है, ये कैटाबॉलिक क्या होता है ना, इसको हम बता देंगे। ये वाला कैटाबॉलिक ये क्या चीज है, इसको स्टार बना लेना, इसको हम आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको बना लो, जल्दी से, जल्दी इसको बना लो। जिनका हो गया है वो स्वाहा लिख दो, एक बार पता चलता रहेगा। जिनका हो गया है वो स्वाहा लिख दो, जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी बना लो। फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पहले एक बार बना लो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। एक बच्चा लिख रहा है, अंकिता आप कहाँ से हो? यही सब करो तुम, पढ़ाई मत करना। अंकिता मिशन जीत से है, बहुत बढ़िया। बदमाशी नहीं, पढ़ाई सिर्फ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो। जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बना लो। जल्दी से बना लो। हो गया, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, डन, ये हो गया है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं ना, अभी हम लोग वो कैटाबॉलिक वाला जो चीज था उसको पढ़ लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं। पहली चीज, एक टर्म होता है मेटाबॉलिज्म, यहां समझ लो इसको। एक टर्म होता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म बच्चों 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। ये मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें 2 चीज आता है, एक आता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 चीज से मिलकर बना है,
एक है कैटाबोलिज्म या कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं, बहुत अच्छे से बोला, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और एक होता है एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो आसान तरीके से बोलते हैं, आसान क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखो देखो इसको बता दे फिर रिपीट करते पूरा वाला। देखो ये है मेटाबॉलिज्म पूरा। मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो चीज से मिलके बना है, और वो दो चीज क्या क्या है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का मतलब समझ लो क्या होता है, सबका मतलब समझ लो। पहली बात समझ लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बॉडी में हमारे, हम लोग को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ना बॉडी में लगातार रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। इधर से ये टूट रहा है, इधर से ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, ये लगातार होता रहता है। तो बॉडी में क्या होता है, लगातार चीजें टूटती रहती है, लगातार चीजें बनती रहती है। ये जितनी भी चीजें टूटेगी और बनेगी, इन सब को मिला के बोलोगे मेटाबॉलिज्म। इन सब को मिला के क्या बोलोगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है सबके सम टोटल को क्या बोल देंगे, मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लो। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ all chemical reactions, sum total of all chemical reactions, sum total of all chemical reactions occurring inside the body, occurring inside the body, sum total of all chemical reactions occurring inside the body, occurring inside the body। जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं सबके सम टोटल को नाम क्या दे दोगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक है क्या, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब समझ लो क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स चीजों से सिंपलर चीजें बनती है, कॉम्प्लेक्स चीज कुछ है और उसे टूट टूट के सिंपलर चीज बन जाए तो उसको नाम क्या दे दोगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, रिएक्शन इन विच क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो बड़े बड़े सब्सटेंस है ना वो टूट के छोटे छोटे में चेंज हो जाए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू, फिर से, रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाए तो उसको नाम क्या दे देंगे, कैटाबॉलिज्म। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये देखो, जैसे ये मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, देखने से ही लग रहा होगा, ये जलेबी टाइप की जो चीज है, ऐसा मान लेना है कि ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा करके देखो, देख पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स वाला सिंपलर चीज कन्वर्ट हो गया, कैसा फैला था, देखो ये कैसा सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो गया, ये है सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अगर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको नाम क्या देंगे, उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। याद रखना, इस तरह के प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ये बात याद रखोगे। यहां लिख लेते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस बनेगा
तो एनर्जी रिलीज होगी। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म। उस कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन लाया जा रहा था, ऑक्सीजन लाने से क्या हो रहा था कि वो फूड प्रोडक्ट्स टूट रहे थे, ग्लूकोज वगैरह टूटते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज वगैरह टूटते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, इसकी वजह से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से सारा वर्क होता है। तो यही है कैटाबॉलिज्म। एक चीज और है, और वो चीज क्या है, वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बच्चों इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर में कन्वर्ट होता है तो कैटाबॉलिज्म, और सिंपल वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए तो एनाबॉलिज्म। लिख लेते हैं, इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच simpler substances are converted into complex ones, सिंपलर सब्सटेंसेस अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने लग जाए तो उसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, उसको नाम दे देंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे इस डायग्राम का रिवर्स कर दो। इस डायग्राम का रिवर्स कैसे, जैसे मान लो सिंपलर सब्सटेंसेस थे, यहां ये सिंपलर सब्सटेंसेस थे और ये सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते क्या बना ले, अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना ले। सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते क्या बना ले, देखो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना ले, है ना। सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़ के आपस में क्या बना लिए, कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या है, ये है सिंपलर सब्सटेंसेस, और सिंपलर सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। यहां पे क्या एनर्जी रिलीज होती है, नहीं उल्टा होगा, यहां पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, याद रखेंगे, यहां एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, यहां एनर्जी रिलीज होती है और इस जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये है बात कुछ मेटाबॉलिज्म की, जो हम लोगों को कैटाबॉलिज्म वर्ड से समझ में आया। कैटाबॉलिज्म वर्ड आया था, उससे ये मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट पूरा हो गया है। इसको भी फटाक से लिख लो, जल्दी से सारी चीजें लिख लो, और हो जाए तो एक बार स्वाहा बोल दो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, ये वाला पार्ट हो गया है। जल्दी से एक बार लिख लो, जल्दी से लिख लो, फटाफट, सब लोग थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से लिख लो, और हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, हो गया, डन। चलो, तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमारी है नेक्स्ट हेडिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में देखो दो स्टेप्स है ना। ब्रीदिंग जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, ये दो चीज से मिलके बना हुआ है, टू पार्ट्स है इसके, और वो दो पार्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के, टोटल 2 पार्ट्स है, टोटल 2 पार्ट्स है किसके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के। वो दोनों पार्ट्स हम लोग देखेंगे, वो दोनों पार्ट्स हम लोग देखने जा रहे हैं, दोनों पार्ट्स को देखने जा रहे हैं। एक को बोलेंगे इंस्पायरेशन, एक को बोलेंगे एक्सपायरेशन, एक को इंस्पायरेशन, एक को एक्सपायरेशन। यहां लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, रुको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दो पार्ट है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के दो पार्ट है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन।
इधर ये, चलो दो पार्ट है, ठीक है, यहां से हो जाएगा। दो पार्ट है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन, ठीक है। पढ़ा जाए, दोनों चीज पढ़ा जाए। तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, और फिर उसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात करें इंस्पायरेशन की, पहले बात करें इंस्पायरेशन की। देखो, पहले बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन सब लोग ध्यान रखेंगे, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस? एक्टिव है। वो एक्टिव का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी खर्च हो जाए। बाहर से जब अंदर एयर लानी होती है ना, तो एनर्जी खर्च हो जाती है, इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जहां भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो जाए, एनर्जी खर्च हो जाए, वो एक्टिव प्रोसेस। जहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो, खर्च नहीं हो, वो पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। यहां लिख लेते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का यहां क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस के यहां मतलब है एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। अगर एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? उसको नाम देंगे इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन सॉरी। और अगर एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो तो वो पैसिव प्रोसेस होता है। तो यहां लिख लेंगे, इट इज एन पैसिव प्रोसेस। इट इज एन पैसिव प्रोसेस। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर डू नॉट टेक्स प्लेस। यहां पे एनर्जी एक्सपेंडिचर डू नॉट टेक्स प्लेस। एनर्जी एक्सपेंडिचर डू नॉट टेक्स प्लेस। एनर्जी खर्च नहीं होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर डू नॉट टेक्स प्लेस। डू नॉट टेक्स प्लेस। पहला डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट अपने को क्लियर है दोनों में, ठीक है। तो यहां ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यहां पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। और बच्चों ये वाला कैसा है? पैसिव प्रोसेस है। यहां पे एनर्जी बाहर एयर करने पे एनर्जी का खर्च नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बाहर से एयर अंदर ले आते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाया जाता है, जबकि एक्सपायरेशन वाले पे एल्वियोलर एयर को बाहर रिलीज करते हैं। यहां लिख लेते हैं, इंस्पायरेशन में होता क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एटमॉस्फेरिक air is drawn in. Atmospheric air is drawn in. एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर लाई जाती है, जबकि यहां पे एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एल्विलाई में जितनी भी एयर है सबको बाहर निकालना होता है। एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाना इंस्पायरेशन, एल्वियोलर एयर को बाहर रिलीज करना ये क्या कहलाता है? एक्सपीरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब इंस्पायरेशन होगा, बाहर से एयर अंदर आएगी, तो लंग्स के अंदर प्रेशर हमेशा कम होना चाहिए। एयर बच्चों जो मूव करती है, वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे मान लो कि बाहर खूब तेज हवा चल रही है, आप घर के अंदर बैठे हुए हो, आप खिड़की खोलो तो बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा है, अंदर की तरफ प्रेशर कम, तो बाहर से एयर अंदर आने लगेगी। रिवर्स कर लो, रिवर्स का मतलब अंदर खूब तेज तूफान चल रहा है, मतलब अंदर खूब कूलर एसी सब चला रहे हो और बाहर कुछ भी नहीं है, खिड़की खोलोगे तो एयर बाहर निकलेगी। ध्यान रखो, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इंस्पायरेशन होने के लिए लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के अंदर जो प्रेशर उसको क्या बोलोगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंस्पायरेशन होने के लिए लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होगा इंस्पायरेशन।
एक्सपायरेशन की बात करो, रिवर्स कर दो। एक्सपायरेशन में लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एयर बाहर निकलेगी। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है एक्सपायरेशन में। यहां लिख लेते हैं इस बात को। इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर is less than, intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure. अगर intrapulmonary pressure atmospheric pressure से less है तो बोल दोगे क्या, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन की, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यहां लिख लेते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज greater than atmospheric pressure. Intrapulmonary pressure is greater than atmospheric pressure. चलो बढ़िया है, अपने तीन के तीनों पॉइंट्स हो गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स जल्दी से लिख लो, ये तीनों पॉइंट जल्दी से लिख लो फटाफट। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है, इसको जल्दी से फटाफट सारे लोग लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी लिख लो बच्चों, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो एक बार चैट में स्वाहा लिख देना। जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। हो गया, हो गया, आगे चले, डन। चलो चलो, हो गया, ये हो गया है, आगे चलते हैं। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस हो गया। इसमें ये जो पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए एक नोट कर लेते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए एक नोट लिख लेते हैं। देखो पहले एक नोट में पॉइंट लिख लेते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं। और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि गैसेस हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात याद रखेंगे, इसको लिख देते हैं जैसे गैसेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, गैसेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Gases always moves from high pressure to low pressure, high pressure to low pressure। गैसेस जो हमेशा मूव करेगी वो मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट सब लोग अच्छे से ध्यान रखना। कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर से गैसेस ऑलवेज मूव करेगी टू लो प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सब लोग हमेशा ध्यान रखना, गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान समझना। अब देखो ये कैसे, देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक कंटेनर बना लेते हैं, इसको समझ लो कि क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, एक ये कंटेनर हो गया, ठीक, एक और कंटेनर यहां बना लेते हैं, एक और कंटेनर यहां पे बना लेते हैं। ये दो कंटेनर हो गए, ठीक है। अब ये दो कंटेनर्स को कनेक्ट कर देते हैं, ये दो कंटेनर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एक इधर से इधर, ये कंटेनर आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों कंटेनर आपस में कनेक्ट हो गए। रुको और अच्छे से इसको इधर से,
ये इधर से इधर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इधर की तरफ, इधर वाला जो कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है, इस पे बच्चों कुछ गैसेस बना लेते हैं। जैसे इसमें कुछ गैसेस है, जैसे ये जो पिंक से दिखा रहे हैं ना, ये सब गैसेस है, ये गैसेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स है। जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स। इसको बना लेते हैं। ये सब है गैस के मॉलिक्यूल्स, बना लिया जाए इसको। ठीक है, देखो ये सब है गैस के मॉलिक्यूल्स, और इधर की तरफ भी गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, इधर की तरफ भी गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, इधर भी तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम बनाते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते जाएंगे, इसकी वजह से प्रेशर बनता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा ये टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसका मतलब इस कंटेनर में इस तरफ जो है वो क्या है, वो है हाई प्रेशर। इस तरफ जो है वो क्या है बच्चों, इधर की तरफ है हाई प्रेशर, इधर की तरफ है हाई प्रेशर। ठीक है, जबकि इस तरफ कंटेनर में मॉलिक्यूल्स कम है, और मॉलिक्यूल्स कम है तो इस तरफ है लो प्रेशर, इस तरफ है लो प्रेशर। ठीक है, एक तरफ है हाई प्रेशर और एक तरफ है लो प्रेशर। ये है हाई प्रेशर वाली कंडीशन और ये है लो प्रेशर वाली कंडीशन इधर की तरफ। अब जो गैसेस मूव करती है वो हमेशा क्या लिखा है ऊपर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां से यहां गैस मूव करेगी, ये बात ध्यान रखना सब लोग। गैसेस जो मूव करेगी वो इधर से इधर मूव करेगी, रिवर्स नहीं होगा। गैसेस मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ध्यान रखेंगे। गैसेस जो मूव करेगी वो मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, रिवर्स नहीं होता है। अब एक चीज और, इसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। याद रखना कि प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप कम होगा, और वॉल्यूम कम जगह होगी तो प्रेशर अपने आप ज्यादा होगा। ये याद रखेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसके लिए टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की ये बात है, इस पे ध्यान रखेंगे कि प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। तो गैसेस हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर नहीं आएगी। ये चीज जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो। अगर आप लोग ब्रिज कोर्स वाली क्लास करके आए हो ना, तो ब्रिज कोर्स में इसको बहुत अच्छे समझाया था। ब्रिज कोर्स से बताए थे कि गैसेस जो मूव करती थी वो याद है, ऐसे करके कुछ बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। याद है ये वहां ब्रिज कोर्स वाली क्लास से बताया था। सेम वही बात है, ये गैसेस जो मूव करती है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। बातें नहीं करो, एकदम फोकस करके। यहां पढ़ने आए हैं ना, यहाँ पे हम लोग मन लगा के पढ़ने आए हैं, मन लगा के खूब पढ़ाई करो। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। चलो चलो चलो, नहीं भाई क्लिप मत काट देना, क्लिप मत काट देना, हर चीज का क्लिप मत काट दो ना। पढ़ाई के लिए बताया है, पढ़ाई के लिए बताया है, क्लिप मत करना, मत करना, इस बार मत करना। कई बार क्लिप काट चुके ये वाली, नहीं, पढ़ाने दो। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, बढ़िया बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो, मानने वाले बच्चे हो, नहीं काटोगे, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं करोगे। चलो 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 चलो, नहीं करोगे, नहीं करोगे, हमको पता है बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं करोगे। चलो 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 आगे चले, चलो हो गया। तो गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बात याद रखोगे। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर कहीं पे वॉल्यूम ज्यादा है तो अपने आप उसका मतलब होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा,
और कहीं पे वॉल्यूम कम है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। ठीक है, चले आगे, चले आगे लिखा जाए। चलो अब आगे एक चीज और, ये नोट में बच्चों पॉइंट नंबर 1 है आपका, ये नोट में पॉइंट नंबर 1 है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं किस पे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाले पे। तो नेक्स्ट नोट में पॉइंट नंबर 2, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसका यूज पड़ेगा, शुरू में ही उसको देख लेते हैं। कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको शुरू में ही देख लेते हैं। देखो देखो थोड़ी देर रुक जाओ, चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड, देखो कुछ एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बना ले, फिर इससे सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक, देखो ज्यादा बड़ा हो गया, देखो ये अब ठीक है। देखो ये एक बोन है, ये बोन को हम लोग नाम देंगे बच्चों स्टर्नम। जो ये बीच में बोन होती है ना, यहां भी बताए थे, जो सेंटर पे यहां पे बोन है, इसका नाम क्या है, ये स्टर्नम हमने पढ़ा है। इसको मान लो कि ये बोन क्या है, ये बोन है स्टर्नम। रुको रुको, ये जो बोन है, ये जो बोन है, एक सेकंड रुक जाओ, ये जो बोन है पूरी यहां जो बनाई गई है, इस बोन का नाम क्या है, इस बोन का नाम है स्टर्नम। यहां लिख लेते हैं, इसका नाम है स्टर्नम। इस बोन का नाम क्या है, इस बोन का नाम है स्टर्नम। ठीक है, सेंटर बोन है। अब स्टर्नम से कुछ बोन्स और लगी होती है, स्टर्नम से कुछ बोन और लगी, जैसे ये सेंटर में स्टर्नम है, इससे कुछ बोन और लगी हुई है जिसका नाम है रिब्स। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, रिब्स बना लेते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे रिब्स बना लेते हैं। स्टर्नम से कुछ बोन्स लगी हुई है जिसका नाम है रिब्स, जिसका नाम है रिब्स, ये है रिब्स। स्टर्नम से कुछ बोन लगी है जिसका नाम था रिब्स। इधर ही बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं रिब्स को, इधर ही बना लेते हैं रिब्स को। और भी रिब्स होती है, 3 से ही समझ लेते हैं। रिब्स और भी होती, 3 ही नहीं होती, सिर्फ और भी होती है, हम लोग ये 3 से समझते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्टर्नम है और जो रिब्स है, जो स्टर्नम और रिब्स है बच्चों, इसके बीच की जो स्पेस होती है, पहले इसको नाम मेंशन कर दे कि ये जो चीज है ये है रिब्स, ये जो चीज है ये क्या है, ये है रिब्स। ठीक है, अब स्टर्नम और रिब्स के बीच में देखो, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो स्पेस है, स्टर्नम और रिब्स के बीच में स्पेस है, जैसे यहां पे देखो स्टर्नम और रिब्स के बीच में ये वाला स्पेस दिख रहा है सबको, जैसे यहां पे भी है, जैसे वही स्पेस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो दो स्टर्नम के बीच, स्टर्नम नहीं, दो रिब्स के बीच में, ध्यान समझो, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, स्टर्नम को छोड़ दो, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है इंटरकोस्टल स्पेस। इसको क्या बोलोगे, इस इंटरकोस्टल स्पेस। फिर से, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलोगे इंटरकोस्टल स्पेस। यहां लिख लेते हैं, ये जो चीज है, ये जो चीज है, जैसे यहां पे है, यहां पे भी बना लेते हैं, यहां पे भी है, ये जो स्पेस है इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है इसका नाम क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस। इधर भी है, इधर भी है। अब इस इंटरकोस्टल स्पेस में, इस इंटरकोस्टल स्पेस में कुछ मसल्स लगी रहेगी, कुछ इंटरकोस्टल स्पेस में कुछ मसल्स लगी रहेगी, ये जैसे यहां दिखा रहे हैं, कुछ मसल्स लगी रहेगी, यहां भी लगी रहेगी, मान लो इधर भी लगी है,
ये कुछ ऐसे मसल्स लगी रहेगी। कहाँ पे लगी हुई है? इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये बाहर की तरफ लगी हुई है, ये बाहर की तरफ, इधर से स्टार्ट हो रही है बाहर की तरफ, इधर से स्टार्ट हो रही है बाहर की तरफ, ऐसे करके लगी हुई है। तो जो बाहर ये मसल्स लगी हुई है, इसका नाम हो जाता है, इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल्स है इनका नाम हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये जो बाहर की तरफ ये लगी हुई है, ये बाहर तरफ इसको जोड़ देते हैं, ये सारी नीचे जुड़ी रहती है और इधर ऐसे जुड़ी हुई है, ये सब जो है इसको भी जोड़ देते हैं। ये सब जो है ना, ये सब है क्या? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये सब जो है ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ अंदर की तरफ भी मसल्स लगी रहेगी, कुछ अंदर की तरफ भी मसल्स लगी रहेगी, इसके अंदर की तरफ कुछ अंदर की तरफ मसल्स लगी रहेगी, इधर भी लगी रहेगी, ऐसे। तो जो अंदर की तरफ मसल्स लगी हुई है, जो एक बाहर की तरफ लगी हुई है कि उसके अंदर की तरफ लगी हुई है, तो जो अंदर की तरफ ये मसल्स लगी हुई है इसका नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को शॉर्ट में ना बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऐसे EICM। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को इसी तरीके से भी शॉर्ट में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो IICM, ये लिख सकते हो। तो याद रखेंगे, स्टर्नम है, स्टर्नम से लगी हुई जो मसल है, स्टर्नम के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है इंटरकोस्टल स्पेस। इस इंटरकोस्टल स्पेस में कुछ मसल्स लगी हुई है, जिसमें बाहर की तरफ जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर की तरफ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जल्दी से इस डायग्राम बना लो। और यहां नीचे की तरफ ना, यहां नीचे की तरफ बच्चों ध्यान रखेंगे, नीचे की तरफ जो नीचे वाला साइड है, देखो जो नीचे वाला साइड है ना, ये वाला साइड, रुको एक सेकेंड, जो ये नीचे वाला साइड है, ध्यान रखेंगे, जो नीचे वाला साइड है ना, यहां पे एक मसल और प्रेजेंट होती है, यहां पे एक मसल और प्रेजेंट होती है इधर की तरफ। और ये कौन सी है? ये है डोम शेप की डायफ्राम, ये है डायफ्राम। ये है डायफ्राम जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो यहां डायफ्राम भी प्रेजेंट होती है, नीचे के साइड, नीचे की साइड डायफ्राम भी प्रेजेंट होती है। इंटरकोस्टल स्पेस क्या है? स्पेस बिटवीन टू रिब्स, यहां लिख देते हैं। इंटरकोस्टल स्पेस क्या है? स्पेस बिटवीन टू रिब्स, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है इसका नाम क्या हो गया है? इंटरकोस्टल स्पेस हो गया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये सब सारी चीजें लिख लो, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो, हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां बता देते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ दो ही चीज यूज होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग की, मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करना है, बात करें किसकी? नॉर्मल ब्रीदिंग की। नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में दो ही चीज इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना। एक तो है क्या? डायफ्राम, एक तो है डायफ्राम, एक तो है डायफ्राम। नॉर्मल ब्रीदिंग में दो चीज इंक्लूड होती है, एक तो है डायफ्राम और दूसरी जो चीज है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल में नहीं यूज होती है। दूसरी क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यही दोनों चीज यूज होती है किसमें? नॉर्मल ब्रीदिंग में।
जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, डायग्राम बना लो, जल्दी से लिख के डायग्राम बना लो, अगर हो जाए तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से डायग्राम लिख के बता दो, हो जाए तो आगे चलते हैं। ठीक है, डायफ्राम जो है ना यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना, डायफ्राम जो है ना यहाँ पे डोम शेप का है, डोम शेप, और यहाँ पे जो नर्व होती है ना, फेनेरिक नर्व प्रेजेंट होती है, याद रखना, यहाँ पे एक नर्व प्रेजेंट होती है जो डायफ्राम को कंट्रोल करती है, उस नर्व का नाम याद रखना फ्रेनिक नर्व होता है, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व कंट्रोल, फ्रेनिक नर्व के कंट्रोल में होता है क्या, डायफ्राम अपना। तो ये भी लिख लेना, ये भी मेंशन कर लेना वहां पे, ये भी मेंशन कर लेना। फ्रेनिक नर्व के कंट्रोल में कौन है, डोम शेप का डायफ्राम है, स्टर्नम है बीच में, इस स्टर्नम से लगे हुए रिब्स है, रिब्स के बीच का जो स्पेस है उसका नाम इंटरकोस्टल स्पेस है, इस इंटरकोस्टल स्पेस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। नॉर्मल ब्रीदिंग में दो ही चीज यूज होगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, क्या ये हो गया, क्या ये क्लियर है, आगे चले, चलो चलो आगे चलते हैं। और आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जो पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पहला स्टेप, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पहला स्टेप है इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन। पहला स्टेप है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ये है पहला स्टेप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहला स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे। चलो बारी बारी ये दोनों स्टेप देखते हैं। इंस्पायरेशन अगर आपको समझ में आ गया, इंस्पायरेशन अगर आपको क्लियर है, तो दूसरा वाला एकदम बस रिवर्स कर दोगे, एक्सपायरेशन एकदम रिवर्स कर दोगे, वो एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्पायरेशन वाले स्टेप्स को समझते हैं, बारी बारी चीजें लिख ले, पहले मेरे को लिख लेने देना, सारी चीज यहां पे आ जाए, फिर आप लिखना। ठीक है, एक साथ मत लिखने लगना, पहले हमको समझा लेने दो, लिख लेने दो। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखो डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप का होता है, नीचे की तरफ है, कैसा है, डोम शेप का है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सीधा हो जाएगा, ये डोम शेप का नहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा और सीधा हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा, जैसे डायफ्राम ऐसा है, ये तो नॉर्मल स्टेट पे, जब डायफ्राम नॉर्मल होता है ना तो कुछ ऐसा होता है, और फिर जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम क्या करता है, सीधा हो जाता है, ऐसा सीधा हो जाएगा। तो अब सोचो ये ऊपर से ऐसे नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर वाला वॉल्यूम बढ़ तो जाएगा, ध्यान समझना, ऊपर वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इंस्पायरेशन में वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहली चीज होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। पहला स्टेप जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम जो होता है ये पहला स्टेप होता है। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होता क्या है बच्चों, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होगा क्या, एक सेकंड एक सेकंड, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से होगा क्या, इसको ध्यान समझना। जब डायफ्राम से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम इन। ये जो होता है ना इसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। इसको क्या बोलोगे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। अगर ऐसे वॉल्यूम बढ़े तो इसको एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हो। तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिससे वो डोम शेप का जो था वो कैसा हो गया, वो सीधा हो गया। डोम शेप का जो डायफ्राम था वो सीधा हो गया। तो ऐसे लिख दें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से वो क्या हो गया, फ्लैटन हो गया। सीधा होने को फ्लैटन लिख देते हैं, वो क्या हो गया, फ्लैटन हो गया। और फ्लैटन होने से क्या हुआ कि इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, जो बढ़ा वो कौन बढ़ा, थोरैसिक। पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली हमारे कंट्रोल पे नहीं है, ये बोल चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन thoracic volume,
इन किस एक्सिस में, इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम जो है ये बढ़ गया। ठीक है, ये तो हुआ पहला चीज। दूसरा देखो, एक चीज और होता है। दूसरा, एक तो हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा जो होता है ये होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहां रिब्स के पीछे लगा हुआ है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको ध्यान समझना, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये रिब्स जो होती है ना, रिब्स को और ये स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचता है। रिब्स और स्टर्नम को किधर खींचेगा, बाहर। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाहर की तरफ खींचेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाहर की तरफ खींचेगा। तो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स एंड स्टर्नम, लिफ्ट्स अप रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम को बच्चों ध्यान रखना कि इसको क्या कर लिया, खींच लिया आगे की तरफ। रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींच लिया, रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींच लिया। अब इसको देखो, रिब्स और स्टर्नम जब बाहर की तरफ खींच जाएंगे, रिब्स और स्टर्नम जब बाहर की तरफ खींच जाएंगे, रुक जाओ, रिब्स और स्टर्नम जब बाहर की तरफ खींच जाएंगे तो इसकी वजह से होता क्या, इसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से देखो। रिब्स और स्टर्नम जब बाहर की तरफ से खींच गए तो कुछ ऐसे वॉल्यूम बढ़ा। इसके पहले डोम शेप का डायफ्राम था, वो सीधे आ गया, नीचे हो गया। जब नीचे हुआ तो कुछ ऐसे वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे वॉल्यूम बढ़ा तो उसको क्या बोले, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन से ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब इस तरीके से वॉल्यूम बच्चों बढ़े, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़े तो उसको नाम दोगे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। इसको क्या बोलोगे, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। और ऐसे वॉल्यूम बढ़े तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो देखो यहां कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स एंड स्टर्नम, इसकी वजह से इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। कहां पे, इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे भी वॉल्यूम बढ़ गया और ऐसे भी वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, दोनों तरीके से वॉल्यूम यहां पे बढ़ गया है। अब हमने बताया था कि जो थोरेसिक कैविटी में चेंज होता है उसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी में आप चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों की वजह से, इसके और इसकी वजह से रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट क्या था, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, यहां लिख लेते हैं इंक्रीज। इसका मतलब है इंक्रीज, अगर ऐसे करें तो इसका मतलब इंक्रीज है। इंक्रीज इन, रुको यहां से लिखते हैं इसको, यहां से इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम अगर बढ़ गया, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। इसकी वजह से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कॉजेज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, कॉजेज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा उससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अच्छा, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, हमने बताया था कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में कैसे होते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने बात बोली थी, ये बात लिखवाए भी थे। देख लो यहाँ पे, ये पीछे देखो और पीछे देखो, ये कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। आप ध्यान से देखो क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। लिख लेते हैं आगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम
increase in pulmonary volume, increase in pulmonary volume, increase in pulmonary volume, decreases, increase in pulmonary volume, decreases intrapulmonary pressure, decreases intrapulmonary pressure, फिर से increase in pulmonary volume decreases intrapulmonary pressure less than atmospheric pressure, pressure less than atmospheric pressure, intrapulmonary pressure less than atmospheric pressure, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये बात बता दो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मनरी प्रेशर कम हो जाए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मनरी प्रेशर कम हो जाए तो क्या बाहर से एयर अंदर आ जाएगी? यस, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हुआ क्या? इंट्रापल्मनरी प्रेशर कम हो गया, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया था। अब जब इसका प्रेशर कम हो गया तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, और जब बाहर से एयर अंदर आ जाती है उसी को नाम क्या देते हैं? उसी को ही तो नाम देते हैं क्या? इंस्पायरेशन। तो लिखते हैं एयर इज ड्रॉन इन, एयर अंदर आ जाएगा, एयर इज ड्रॉन इन। और एयर अगर अंदर आ जाए तो उसी को नाम देते हैं क्या? इंस्पायरेशन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हो गया इंस्पायरेशन, यहीं पे हो गया इंस्पायरेशन। क्या ये चीज क्लियर है? ये एक स्टेप्स अपने को ध्यान रखना है, एक एक स्टेप्स अपने को ध्यान रखना है, एक एक स्टेप, सारे स्टेप्स जल्दी से लिख लो, सारे स्टेप्स जल्दी से लिख लो, और इंस्पायरेशन वाला टॉपिक अपना स्वाहा हो जाएगा, इंस्पायरेशन वाला क्लियर हो जाएगा। एक बार लिख लो, फिर से बता देते, एक बार पहले पूरा लिख लो, एक बार पहले पूरा लिख लो, फिर से बता देते हैं। पूरा एक बार जल्दी से लिख लो, फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो इसको। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में सारी चीजें लिख लो, फिर इसको फिर से समझा देते हैं। एक मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको लिख लो, फिर से समझा देते हैं। जल्दी 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 सारे बच्चे, हो गया? चलो चलो फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझो, ध्यान समझो इसको, बहुत इजी है, पूरा ये लिख लिया, उसके बाद रटने की भी जरूरत नहीं है। पहली चीज, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। दिमाग में ये रखो कि अपने को लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि उसका प्रेशर कम हो सके बाहर के कंपैरिजन से, और बाहर से एयर अंदर आ जाए, यही पूरा फोकस है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए सारी चीजें। पहली चीज होता है कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम से। तो डायफ्राम जो डोम शेप का था उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो सीधा हो जाएगा, जब वो सीधा हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस वॉल्यूम को बढ़ने क्या बोल रहे हो? इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, पहला चीज हो गया। दूसरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, याद रखना एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, इंटरनल नॉर्मल ब्रीदिंग में यूज नहीं होता। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस तरीके से कुछ वॉल्यूम बढ़ाएगा। कैसे? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और स्टर्नम दोनों बाहर की तरफ थोड़ा खींच जाते हैं, जब थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, इस तरीकों को डॉर्सोवेंट्रल बोलते हैं। अब देखो, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस भी बढ़ गया, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस भी बढ़ गया, तो ये सब जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है? ये वॉल्यूम बढ़ रहा है थोरैसिक वॉल्यूम। और जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मनरी वॉल्यूम, जो बाहर वाला वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, पल्मनरी वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर अपने आप कम होता है, तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, और बाहर से एयर सीधे सीधे घूमते घूमते अंदर आ जाएगी, और एयर अंदर आ गई तो उसको क्या बोल दोगे? इंस्पायरेशन। एयर अंदर आ गई तो उसको क्या बोल दोगे? इंस्पायरेशन। क्या ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? देखो देखो इस चीज को ना एक डायग्राम से देखो, इस चीज को इस डायग्राम से देखो। जैसे देखो इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो देखो हो क्या रहा है।
पहली चीज ये डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम है ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है तो देखो एरो नीचे की तरफ है, देख रहे हो ये सब एरो नीचे की तरफ है, ये सब एरो नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये जो डोम शेप का डायफ्राम है ये सीधा होने की कोशिश कर रहा है। जब ये सीधा होगा तो ये बाहर का जो पूरा थोरैसिक वॉल्यूम है, ये थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ बढ़ रहा है, इसको एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। अब इसके अलावा रिब्स और स्टर्नम जो है, रिब्स और स्टर्नम ये रेज्ड हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये बाहर की तरफ क्यों आ जाएंगे, बाहर की तरफ क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ गए। और इधर भी देखो एरो बाहर की तरफ बना है, मतलब यहां भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां भी नीचे आने पे वॉल्यूम बढ़ गया था, इधर भी जाने पे वॉल्यूम बढ़ गया। जब बाहर वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो देखो हम बात कर रहे हैं इस वाले वॉल्यूम की, एक सेकेंड रुको, हम बात कर रहे हैं इस वाले वॉल्यूम की। देखो ये जो बाहर की तरफ वॉल्यूम है, ये बाहर की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं थोरैसिक वॉल्यूम। ये जो बाहर वाला वॉल्यूम है ये बढ़ गया, तो मतलब थोरैसिक वॉल्यूम जो हो गया ये बढ़ गया। और जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, ये जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, ये जो पूरा वॉल्यूम है, देख पा रहे हो, ये लंग्स के अंदर का जो पूरा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जब ये बाहर वाला बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर अपने आप जैसे ही कम हुआ, बाहर से एयर सीधे सीधे अंदर आ गई, बाहर से एयर सीधे सीधे अंदर आ गई। बाहर से एयर अगर अंदर आ गई तो इसको क्या बोल दोगे, इंस्पायरेशन हो गया है। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है कि इंस्पायरेशन हो गया है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ये समझ में आ गया। देखो ये तो बच्चों हो गया इंस्पायरेशन के सारे स्टेप। एक्सपायरेशन अब अपने आप कर सकते हो। एक्सपायरेशन को ना, अब इंस्पायरेशन समझ में आ गया तो एक्सपायरेशन एकदम रिवर्स कर दो, इसका एग्जैक्टली रिवर्स कर दो, अपना एक्सपायरेशन होगा। थोड़ा समझा देते हैं एक्सपायरेशन इसी डायग्राम से, बस रिवर्स करते चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाता है। किसका रिलैक्सेशन, डायफ्राम का। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये फ्लैटन होता है, और डायफ्राम अगर रिलैक्स्ड है तो वापस कैसा हो जाएगा, डोम शेप होगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएगा, डोम शेप होगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन का बस एक एक वर्ड चेंज करोगे अपने आप बन जाएगा। एक्सपायरेशन समझा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन जगह रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इसके वजह से फ्लैटन नहीं होगा, इसके वजह से वापस कैसा हो जाएगा, डोम शेप। अच्छा जब फ्लैटन हुआ था तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ा था, और जब ये ऊपर आ जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बोलेंगे डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। हो गया एक्सपायरेशन पहला स्टेप। दूसरा, अब फिर से कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स होगा तो वापस ये रिब्स और स्टर्नम को ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मेक्स रिब्स एंड स्टर्नम एट ओरिजिनल पोजीशन, टेक्स रिब्स एंड स्टर्नम एट ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। अच्छा इसकी वजह से वापस जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए तो देखो क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम जो हो गया ये बढ़ेगा नहीं, ये कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, ऐसे भी वॉल्यूम कम हो गया और ऐसे भी वॉल्यूम कम हो गया। अब इधर आ जाओ, डिक्रीज रिवर्स करते चलना है। डिक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। भाई थोरैसिक वॉल्यूम जब कम होगा तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। आगे, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। और किससे ज्यादा बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन पे बढ़ जाएगा। और जब ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, एयर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कम है, तो एयर अंदर से कहां चली जाएगी, बाहर। एयर अंदर से कहां चली जाएगी, बाहर। तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, ड्रॉन इन नहीं, तब क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट। इसको बोल देंगे एक्सपायरेशन। इसको क्या बोल देंगे, एक्सपायरेशन। क्या ये क्लियर है? बस इसका रिवर्स कर दोगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। एवरीवन बता दो, क्या एक्सपायरेशन अब अपने से लिख सकते हो इसको देख के? क्या इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन सब लोग कॉपी में अपने से लिख सकते हो? बता दो एक बार जल्दी से, यस और नो। एक्सपायरेशन क्या अपने से कर लोगे? जल्दी से बता दो, एक्सपायरेशन क्या अपने से हो जाएगा? जल्दी से एवरीवन बता दो, एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा?
एक बार जल्दी से बता दो। यस, एक्सपायरेशन हो जाएगा, एक बार जल्दी से बता दो। एक्सपायरेशन अपने से लिख लोगे, बस इसका रिवर्स कर देना, जो भी बताया इसी को बस लिखना है अपने को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन का ये डायग्राम था। अब इसके बाद एक्सपायरेशन सब लोग अपने से करोगे। एक्सपायरेशन को हम होमवर्क में दे दे रहे हैं, तो कॉपी में एक्सपायरेशन अपने से करोगे। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि एक्सपायरेशन को पूरे स्टेप को अपने से लिखना है सबको। एक्सपायरेशन सबको अपने से करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और आते ही सबसे पहले चेक करेंगे कि आपने कॉपी में लिखा है कि नहीं, बाकायदा सबसे पूछेंगे, है ना। तो कोई चीटिंग नहीं करनी है, सब लोग अपने से पूरा इंस्पायरेशन पढ़ने के बाद एक्सपायरेशन वर्ड टू वर्ड लिखोगे। हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, फिर आप मैच कराओगे कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है। चलो चलो, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। इसके बाद बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं ये दो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। स्लाइड्स तो आपको मिलेगी, स्लाइड्स तो आपको मिलेगी, तो ऐसा कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, क्योंकि आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो अब आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। स्लाइड्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, और इन स्लाइड से आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। हम क्या करेंगे, अगली क्लास से पहले वो एक्सपायरेशन वाला और ये दोनों होमवर्क जो है चेक करेंगे, ठीक है, कि आपके सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो आज का होमवर्क सब लोग एक बार फिर से समझ लो क्या है आज का होमवर्क। पहले रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स करना है सभी बच्चों को, ये डेली बेसिस पे याद रखेंगे। रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स ये तो करना ही है, पहला चीज। दूसरा क्या करोगे? दूसरा करोगे, आज रिवीजन जब करोगे तो दो चीज लिखना है, एक्सपायरेशन एंड एक्सपायरेशन एंड टू क्वेश्चन सॉल्विंग। दो क्वेश्चन कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो आएगा ना केवल उसको देख के आप बताना कि आपके क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं। तो दो क्वेश्चन सॉल्विंग करना है फ्रॉम स्लाइड। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, कॉपी में क्वेश्चन को मत लिखना, केवल देखना कि वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक्सपायरेशन को इसको राइट डाउन इन कॉपी, इसको कॉपी में लिख लेना, हम चेक करेंगे अगली क्लास में। राइट डाउन इन कॉपी, इसको कॉपी में लिख लेना जरूर से, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करोगे, एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करोगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाली हेडिंग पूरा रीड कर लेना अच्छे से। कौन सी हेडिंग रीड करोगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाली, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये वाली हेडिंग जरूर से सब लोग रीड करना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एनसीईआरटी से इसको जरूर रीड करोगे सब लोग। और इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे सब लोग। चौथा होमवर्क में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट चेक 1 जरूर सॉल्व करना है। अब कॉन्सेप्ट चेक 1, और ये कहां पे मिलेगा? फ्रॉम मॉड्यूल, ये मॉड्यूल में आपको मिलेगा, ये मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या? कॉन्सेप्ट चेक 1 डिस्कस करेंगे, एक्सपायरेशन आपने लिखा है कि नहीं वो डिस्कस करेंगे, और जो दोनों क्वेश्चन है वो आपसे सही सॉल्व हुए कि नहीं। तो ये आपके होमवर्क है, किसके लिए? नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आई थिंक ये होमवर्क आप क्लियर है, इसको आप कर लोगे। तो तब तक सारे बच्चे अपने नोट्स को कंप्लीट रखना, कॉपी को रिवाइज करते रहना, और नेक्स्ट क्लास से पहले अपने होमवर्क को करके जरूर आना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एवरीवन।